हेलो एवरीवन, हमारी ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं जो कल जो टेस्ट हुआ था 6 जून को, उसका हल प्रश्न पत्र, यानी जो प्रश्न पत्र हुआ था कल उसका हम हल लेकर आए हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। सभी बच्चों को लगभग जिनको आवश्यकता है उनको कॉपी सेंड कर दी जाएगी। कुछ एक बच्चों को कर भी दी गई है, लेकिन जिनको आवश्यकता हो वो कॉपी मंगवा सकता है। तो आइए, जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रेस्पॉन्स दिया है और काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट रहा है, तो उनमें से कुछ बच्चे हैं जिनमें से पायल है, इनके 9 सही 3/4 अर्थात 10 नंबर इनके आते हैं। हेमंत जांगीड़, इनके 8 नंबर 10 में से। प्रवीण कुमार 3 नंबर, मोहित कुमार 7 नंबर, रिंकू 9 नंबर एवं हिमांशु कुमावत 9.5 नंबर, नरेंद्र 7.5 नंबर, निशा कुमारी 9 नंबर, किरण इनके 10 में से 10 नंबर इसके साथ है। पलक भार्गव इनके 6.5 नंबर, राजेंद्र खद्दा 7.5 नंबर, दिव्यांशु इसके भी 10 नंबर, दिव्यांशु के 10 नंबर, दिव्यांशु जांगीड़। निखिल 4 नंबर, समीर 5 नंबर, सचिन 5 नंबर, रौनक इनके हैं 3.5 नंबर, मंजीत फगेड़िया 8.5 नंबर, हिमांशु खींचड़ 6 नंबर, रौनक हरिद्वाल इसके 4 नंबर, और एक बिना नाम की एक कॉपी हमारे पास आई है जिसके 10 में से 10 नंबर हैं। ये जो कुछ बच्चे थे 20-21 के आसपास, इनके नंबर आपने जाने। अब हम बात करते हैं इन प्रश्नों के बारे में, जिन प्रश्नों के जो आपको दिए गए थे। इनमें से सबसे पहला प्रश्न था, वो था मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही जवाब है विराटनगर। कहाँ थी? विराटनगर। आपने महाजनपद काल के प्रारंभ में देखे थे, सभी जो महाजनपद थे 16 महाजनपद, उनकी राजधानी आपको बताई गई थी। ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो इसके 3 नाम आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे उनके 3 नाम आते हैं। एक तो आचार्य कौटिल्य, एक इनका नाम अगला आता है चाणक्य, एक अगला नाम इनका आता है विष्णुगुप्त। ये 3 नाम इनके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इनका जो तीसरा हमारा जो प्रश्न था, उसमें प्रश्न क्या था, किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध धम्म व संघ जो त्रिरत्न कहलाते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बुद्ध धम्म व संघ के प्रति आस्था प्रकट की है किस शिलालेख के अनुसार। अधिकांश बच्चों ने इसका भब्रू लिखा है, लेकिन आप याद रखिएगा भाब्रू शिलालेख। कौन सा है? भाब्रू शिलालेख। कुछ एक बच्चों ने गुहालेख भी लिखा है, लेकिन ये भाब्रू शिलालेख होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा था, सातवाहन वंश के सबसे पहले या सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। इसका मैंने एक वीडियो में प्रश्न पूछा था। उसका सही जवाब था सिमुख ने। कब? 60 ईसा पूर्व। कब किया था? 60 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न था हमारा, पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ में, या पुष्यमित्र ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसमें उसका पुरोहित कौन था। तो इसका उस वीडियो में आपको बताया गया था कि प्रसिद्ध व्याकरणीय जो महर्षि पतंजलि थे वो इनके क्या थे? पुरोहित थे। क्या थे? पुरोहित थे। अगला प्रश्न था, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इनका होगा चंद्र। देखो गुप्त का नाम लिखा हुआ, किस गुप्त शासक ने, तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसी ने, कुछ एक बच्चों ने चंद्रगुप्त लिखा है, उनके आप देखिएगा कॉपी में चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। यह अपने 6 प्रश्न लघुत्रात्मक या अति लघुत्रात्मक। अभी जो लघुत्रात्मक प्रश्न है अपना 7वां, कि मौर्यों के प्रांतीय प्रशासन की जानकारी दीजिए। कुछ एक बच्चों ने केंद्रीय प्रशासन लिखा है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रश्न को स्पष्ट रूप से पढ़ें, उसके बाद में उत्तर दीजिएगा। तो इनका जो प्रांतीय प्रशासन है, आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य के दौरान जो प्रांत थे वो 5 भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में? 5 भागों में बटे हुए थे। और उन 5 भागों में, यानी 5 जो प्रांत थे वो कौन थे? उत्तरापद, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापद एवं मध्य देश। ये उस समय 5 प्रांत थे। अब देखो, प्रांत का जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था? प्रांत का अधिकारी कुमार या फिर आर्यपुत्र कहलाता था। ठीक है। फिर ये प्रांत किसमें विभाजित थे? विषय में। विषय का अधिकारी विषयपति कहलाता। क्या कहलाता था? विषयपति। वहीं जो विषय थे वो जिलों में, जिले का अधिकारी स्थानिक कहलाता था, जो समाहर्ता के अधीन होता था। किसके अधीन होता था? समाहर्ता के अधीन होता था। वहीं जिले गोप में बटे हुए थे। किसमें बटे हुए थे? गोप में बटे हुए थे। और ये जो गोप था वो एक अधिकारी था जो 10 गांवों के समूह का अधिकारी हुआ करता था। ये गोप
फिर किस में बटे हुए थे, ग्रामों के अंदर बटे हुए थे। फिर एक इनके समानता के अधीन एक प्रदृष्टि नामक एक अधिकारी होता था। कौन होता था? प्रदृष्टि नामक एक अधिकारी होता था, जो क्या करता था, जो स्थानिक, गोप एवं ग्राम इन तीनों के कार्यों की जांच करता था। क्या करता था? कार्यों की जांच। किन के कार्यों की जांच? इन तीनों के, यानी स्थानिक, ठीक है, गोप और ग्राम, यानी हम कहें तो जिला, गोप और ग्राम, इन सभी के कार्यों की ये क्या करता था? जांच करता था। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा? प्रांतीय प्रशासन, ये मौर्यों का प्रांतीय प्रशासन। अगला जो हमारा एक और प्रश्न था वो था हमारा कि गुप्त काल की सामाजिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो गुप्त काल की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसे थी? देखो, गुप्त काल मूल रूप से 4 वर्ण थे। गुप्त काल में कितने वर्ण थे? 4। और वो 4 आपके कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या शूद्र हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिनमें से जो ब्राह्मण थे, ठीक है, मूल रूप से अब 4 वर्ण हो गए, 1, 2, 3 और 4। ये जो 4 वर्णों में विभाजित था, जिनमें से ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। क्या था? उच्च स्थान प्राप्त था। अरे इनके कुछ काम भी होते थे ब्राह्मणों के। क्या क्या काम होते थे? अध्यापन करना, अध्ययन करना, दान देना, ये इनके क्या होते थे? प्रमुख रूप से कार्य होते थे। किनके? ब्राह्मणों के। वहीं क्षत्रियों के क्या काम होते थे? क्षत्रियों के काम होते थे राष्ट्र की सेवा करना। अगला है वैश्यों के क्या काम होते थे? वैश्य का काम होता था व्यापार, वाणिज्य इत्यादि करना। शूद्रों के क्या काम होते थे? ये सेवा प्रदाता थे, अर्थात सेवा कार्य करते थे। फिर इसके अलावा अगर देखी जाए तो इनके समय जो स्त्रियों की स्थिति थी वो कैसी थी? हम कह सकते हैं कि इनके समय स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, पर्दा प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था। वहीं अगर देखा जाए तो जो स्त्रियां थी उन स्त्रियों को, तो नारी की जो स्थिति थी वो सुदृढ़ थी। इन नारियों को क्या था? उस समय शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। इनको अगर पुत्र रत्न के अगर या पुत्र के अभाव में, किसी दंपति के पुत्र का अभाव था, तो उस समय संपत्ति का जो अधिकार था, यानी संपत्ति पर अधिकार था, वो नारी का प्रथम होता था। ठीक है, इसके अलावा 8 प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित थे। स्वयंवर जो विवाह की पद्धति थी वो भी उस समय प्रचलित थी। हालांकि देखो, ये जो 4 वर्ण माने गए, इन वर्णों में अगर देखें तो उस समय यानी इस गुप्त काल के समय इनमें थोड़ी शिथिलता है, लेकिन फिर भी इनकी जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित न होकर किस पर थी? जन्म आधारित ही मानी जाती थी। किस आधारित थी? जन्म पर आधारित ही उस समय मानी जाती थी। यह आपकी क्या हो गई? सामाजिक स्थिति। इसके अलावा कुछ उग्र जातियां थी, जो जिन्हें मिश्रित जातियां कहते हैं, जिनमें से मुद्रावसक थी। ठीक है, कायस्थ एक प्रकार का वर्ग था जो बाद में एक जाति के रूप में उभरकर सामने आया। वहीं पर कर्ण, ये जो पारशव है, ये इत्यादि जो प्रकार की जो जातियां थी उस समय उग्र जातियां मानी जाती थी। तो आज हमने इस हल प्रश्न पत्र को देखा, इसको विस्तार से आप पढ़िएगा। तब तक के मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।